आकलन एवं मूल्यांकन। आकलन मूल्यांकन पर आप लोगों ने बहुत काम किया है, तो चैप्टर आपके हिसाब से बहुत आसान होगा। मूल्यांकन क्या है? शैक्षणिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक काल में मूल्यांकन कैसे होता था? वैदिक काल मूल्यांकन मौखिक परीक्षाओं के रूप में होता था, जिसका उद्देश्य क्या था? केवल शिक्षार्थी की स्मृति तथा स्वीकृति की क्षमता का मूल्यांकन होता था कि उसने कितना याद कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाई भी मौखिक की थी, सुन के ग्रहण करते थे वैदिक काल में। 1854 में आया वुड का घोषणा पत्र। एक बढ़िया सवाल ये बनता है कि वुड का घोषणा पत्र कब आया था? उसके बाद तथा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के प्रसार के फलस्वरूप परीक्षाओं को महत्व मिलने लगा, अलग अलग तरह की परीक्षाओं को, और मूल्यांकन की प्रक्रिया मापन और परीक्षा की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। इसमें क्या क्या चीजें आ जा रही हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण विधियां, शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण प्रभावशीलता, विद्यार्थी की सफलता तथा उचित निर्देशन शामिल हैं। कोठारी आयोग ने क्या कहा था? कोठारी आयोग का यह कथन पूछा जाता है कि मूल्यांकन क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है और जिसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होता है। किसमें सहायक होता है? शैक्षिक उपलब्धि के मापन और सुधार में यह सहायक होता है। उसी तरह मुदालियर है, ये मुबालियर मैंने लिख दिया, ये मुदालियर है। मुदालियर कमीशन ने क्या कहा? परीक्षा और मूल्यांकन का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा संपूर्ण अध्ययन काल में शिक्षार्थियों की उन्नति सीमा की जांच की जाती है, कितनी उन्नति उन्होंने कर ली। उद्देश्य क्या है? शैक्षिक उपलब्धि का निर्धारण करना, शैक्षिक निष्पत्ति का और परामर्श देना, विद्यार्थियों का सफलताओं के कारणों का पता लगाकर उसका उपचारण करना। देखिए यहाँ भी गलती होगी, उपचारण है ये, उच्चारण नहीं है। विद्यार्थियों की ग्रेडिंग, वर्गीकरण और प्रोन्नति करना, पुरस्कार और छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु, शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु अधिगम वातावरण में सुधार के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। समाज और अभिभावकों को जवाबदेही हेतु उपलब्धि स्तर का पता लगाने के लिए, शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में आवश्यक परिवर्तन देने के लिए। मूल्यांकन कितने तरह के होते हैं? क्या बोले हैं ये? उच्चारण नहीं है, उच्चारण है सर। असफलताओं का पता लगाकर उसका उपचार करने के लिए उपचार है। हाँ, उपचारण है वो। अब मूल्यांकन आपके अंग्रेजी में याद है ऐसे अल्पकालीन या क्रमानुसार मूल्यांकन, दीर्घकालीन या युगात्मक मूल्यांकन। अल्पकालीन कब कर रहे हैं? सत्र के बीच में विद्यार्थियों की उन्नति जानने के लिए किया जाने वाला मूल्यांकन। यह कैसा हो सकता है? साप्ताहिक, मासिक, प्रयोगशाला मूल्यांकन इत्यादि जो आप करते हैं। दैनिक भी इसमें आ जाएगा अगर आप प्रतिदिन करते हैं, जैसे कि हम संदर्शिकाओं से पढ़ा रहे हैं तो प्रतिदिन भी हम ये काम करते हैं। दीर्घकालीन मूल्यांकन, ये सत्र परीक्षाएं जो हो रही हैं, सेशंस एग्जाम्स होते हैं, इसमें आएगा फॉर्मेटिव में आएगा कि समेटिव में आएगा? अब वो फॉर्मेटिव में आ जाएगा सर। हाँ वही कह रहे हैं, फॉर्मेटिव में आना चाहिए उसको। हाँ, समेटिव जब भी आएगा सर ना, वो वर्ष के अंत में एक बार जो परीक्षा ली जा रही है, वार्षिक परीक्षाएं, वो आएंगी। तो सत्र के अंत में वार्षिक परीक्षाओं के रूप में किया जाना मूल्यांकन क्या है? दीर्घकालीन या योगात्मक मूल्यांकन है, जिसमें पूरे वर्ष के शैक्षणिक उद्देश्यों का मूल्यांकन किया जाता है। जब आपने पूरे वर्ष का ले लिया शैक्षणिक उद्देश्य तो वो योगात्मक हो गया। जब आप यूनिट वाइज डिवाइड करके ले रहे हैं तो वो फॉर्मेटिव हो जाएगा। अल्पकालीन मूल्यांकन का क्या प्रभाव होता है भाई साहब? समेटिव जो हम करते हैं उसका मूल्यांकन है कि व्यक्तिगत विद्यार्थी अपनी उन्नति जानकर सुधार कर सकता है। विषय वस्तु को छोटी इकाई में बांटने से समझना सरल हो जाता है। गहन अध्ययन को प्रोत्साहन मिलता है। आप ध्यान देंगे, जब हम लोग पढ़ते थे तो हाई स्कूल में 9-10 एक साथ पूछ लेता था, बोर्ड में 11-12 एक साथ पूछ लेता था, उसमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। हम केवल रट्टा मार पढ़ाई पढ़ते थे। गहन समझ के लिए हमको समय नहीं मिल पाता था कि गहनता से उसको समझ के हम उस पर अप्लाई कर सके। आज के डेट में यूनिट वाइज जब होता है ना, ये पता है कि इस महीने में 3 यूनिट होनी है, तो उन 3 यूनिट को बच्चा कायदे से पढ़ लेता है। और हमारे समय योगात्मक मूल्यांकन वार्षिक वाले को ज्यादा प्रभाविता मानी जाती थी उसकी, तो हम साल भर पता चलता। अक्सर ये होता था ग्रेजुएशन की परीक्षाओं में कि हम तो केवल महीने, तो वहाँ केवल रट्टा मार प्रवृत्ति चलती है, समझते हैं। यूनिट टेस्ट जो करा रहे हैं आजकल पीएम श्री विद्यालय चाहे स्कूल्स में यूनिट टेस्ट जो हो रहा है, तो इसका जो प्रोसेस है, जो सिलेबस है, क्या ये मंथली होता है कि त्रैमासिक होता है? सर वो यूनिट वाइज होगा ना। यूनिट टेस्ट, यूनिट जो है तो वो मंथली जो आप पढ़ा लेते हैं सिलेबस अपना, उस पर त्रैमासिक पढ़ाने की बात करते हैं? सर देखिए, अगर वो आप यूनिट टेस्ट ले रहे हैं ना, तो हर यूनिट के बाद टेस्ट होना चाहिए, नियम ये है। अच्छा,
ठीक, मगर चूंकि विद्यालय है और हम एक सरकारी अधिनियम के अंतर्गत बंधे हुए हैं, तो ऊपर से जो आदेश आएगा उस हिसाब से हम करेंगे। तो ये जो पांडे जी जाते हैं वही लोग पाठ्यक्रम को यूनिट क्या सर? टेस्ट का ही वही मांगता पाठ्यक्रम रिपोर्ट। को तीन में क्या डिवाइड सर? किया गया पांडे जी। निरीक्षक संवर्ग जाता है जब ना, तो पूछता कि आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट हुआ कि नहीं। तो यूनिट टेस्ट को क्या वो मंथली जो 1 यूनिट पढ़ाने की बात करते हैं वो मांगते हैं कि वो त्रैमासिक वाला मांगते हैं? मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा है ना सर कि वहाँ त्रैमासिक वाली ही बात होती है। अच्छा, हाँ, क्योंकि ठीक अभी तक हमारे यहाँ सबके यहाँ यूनिट टेस्ट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब समेटिव असेसमेंट में दिक्कत क्या होती है, शिक्षक पर कार्यभार अधिक होता है, उतना ज्यादा पेपर बनाना, उतना चेकआउट करना, उसके हिसाब से परामर्श और निर्देश देना समय और अर्थ की दृष्टि से खर्चीला है, की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये सारा काम जो कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा है वही कर रहा है। दीर्घकालीन मूल्यांकन के क्या लाभ है, समय और अर्थ की दृष्टि से कम खर्चीला है, प्रशासनिक दृष्टि से सरल है, शिक्षक पर कार्यभार कम है, पूरे विषय की एक साथ परीक्षा संभव है। दोष क्या है, इसकी वैधता और विश्वसनीयता कम है। सबसे बड़ा दोष क्या है, गेस्ट पेपर, गाइड और कोचिंग को बढ़ावा है, क्योंकि दिमाग में मत पढ़ो साल भर, लास्ट में 1 महीना में देख लिया जाएगा, गेस्ट पेपर से पढ़ लेंगे, गाइड से पढ़ लेंगे। सुधार का अवसर नहीं है, शिक्षक अपनी प्रभावशीलता नहीं जान पाता है। निष्कर्षता क्या कहा जा सकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का प्रयोग आवश्यक है, यानी कि एक साथ दोनों प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। अब देखिए जरा सा, मूल्यांकन प्रक्रिया के पद क्या है। पहला होता है समान उद्देश्यों का निर्धारण, उसके बाद विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण बिंदुओं का चयन, अधिगम क्रियाएं, व्यवहार परिवर्तन, विद्यार्थी का मूल्यांकन, पृष्ठ पोषण। इन बिंदुओं को देख के आपको कुछ याद आ रहा है क्या? कभी अनुप्रयोग किया है आपने? पाठ्य योजना, बहुत सही। तो मूल्यांकन में अगर आपका उद्देश्य नहीं निर्धारित है पहले से, और अगर आप पृष्ठ पोषण नहीं दे रहे हैं, फीडबैक नहीं दे रहे हैं मूल्यांकन के बाद बच्चे को, तो यह प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाती है, प्रभावकारी नहीं होती। हम सब कुछ करते हैं, फीडबैक देने में अक्सर हम कंजूसी कर जाते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन के क्षेत्रों की अगर बात करें तो शारीरिक विकास, जो चारों क्षेत्र होते हैं, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, व्यक्तित्व विकास, शैक्षिक उपलब्धियां, जो एचपीसी आप भरने जा रहे हैं उसमें ये सारी चीजें आएंगी। शारीरिक विकास में विद्यार्थी के स्वास्थ्य का मूल्यांकन और प्रत्येक सत्र में चिकित्सक जांच आवश्यक। सामाजिक विकास में सहयोग, सहानुभूति, अनुशासन इत्यादि गुणों का मूल्यांकन जो कर सकते हैं आप निरीक्षण, रेटिंग स्केल या प्रश्नावली के प्रयोग से। व्यक्तित्व विकास में मनोवैज्ञानिक और शारीरिक गुणों का मूल्यांकन, डायरी लेखन, निरीक्षण, टैट और कैट परीक्षण। अच्छा, ये टीएटी परीक्षण कौन सा था? टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। अच्छा, किस पर अप्लाई हो रहा था ये तो शिक्षकों पे अप्लाई होगा ना। टैट और कैट कल ये दोनों आए थे कि नहीं टर्म्स? आए थे ना, शुरुआत में आए थे। हाँ, तो यानी किसी ने दोहराया नहीं है। अभिक्षमता मूल्यांकन, ठीक ठीक। किसका? शिक्षक। इसको चेकआउट कर लीजिएगा। शैक्षिक उपलब्धियां, हाँ टैट पूछ रहे हैं। टैट, हाँ, टैट जो है 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए था। और कैट? और कैट नहीं, टैट था चित्र देख करके। अच्छा, और कैट था 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक, इसको जरा सा आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक ना। गैट जो दिए है ना, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट था ना गैट। हाँ। ये 8वीं कक्षा में पुरुष और महिला छात्र के लिए आप कहना उसको कल आया था। सर देखिए, जो भी है एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। टैट पूरे विश्व में लोकप्रिय है। ये टैट हिंदी अनुकूलन, क्या ये तो थे कल आप? ठीक है, मैं कह तो रहा हूँ, एक बार चेकआउट कीजिएगा जरूर आप लोग। जानबूझ के मैं छोड़ रहा हूँ खाली स्थान। फिर मासिक, सात्विक और वार्षिक परीक्षाओं द्वारा मूल्यांकन शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन में आ जा रहा है। तरीका है उसका गृह कार्य, असाइनमेंट, इकाई परीक्षण इत्यादि। उसमें फिर आ रहा है कि एक इसमें टॉपिक आता है कि थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक आशय और मूल्यांकन में क्या संबंध है। तो थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत क्या था? मुख्य कि सीखना बाह्य पुनर्बलन से प्रभावी होता है।
शैक्षिक आशय में क्या हो जाएगा कि कक्षा के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए और शिक्षार्थियों की क्षमता के अनुरूप होने चाहिए। मुख्य सिद्धांत क्या है कि समरूप तत्व सिद्धांत क्या कहता है कि वास्तविक जीवन में सीखने का हस्तांतरण तभी संभव होगा जब परिस्थितियां समान होंगी। और पुनर्बलन का सिद्धांत का जो थॉर्नडाइक ने दिया उसका क्या शैक्षिक निहितार्थ है? सही अनुक्रिया पर पुरस्कार देना, कठिन विषयों पर अनावश्यक बल न देना और शिक्षक को स्पष्ट उद्देश्य ज्ञात होना। हम लोग के साथ व्यवहारिक एक कठिनाई है कि बच्चे से मैंने पूछा राम जी के पिता का नाम क्या था? दशरथ। बहुत बढ़िया। राम ने रावण को कैसे मारा? निबंधात्मक प्रश्न और एक शब्द के प्रश्न, दोनों पर हम एक ही फीडबैक देते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसको समझने की आवश्यकता है कि किस प्रश्न का कठिन स्तर कैसा है और उस पर बच्चे को कैसा पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। उसके बाद जरा सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करें। सीसीई कब से लागू हुआ? सीबीएसई द्वारा लागू किया गया 2007 से, जिसमें बच्चे का मूल्यांकन पूरे वर्ष भर उसकी गतिविधियों के आधार पर किया जाता है। इसका लक्ष्य क्या है? बच्चे को योगात्मक वार्षिक परीक्षा, अर्जित ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण, सृजनात्मकता का मापन, रटने की प्रवृत्ति से मुक्ति, निदान परीक्षण द्वारा कमियों का सुधार, अध्ययन अध्यापन को शिक्षार्थी केंद्रित बनाना, सामाजिक अनुरूप उपयोगिता के अनुरूप विकास। उद्देश्य क्या है? अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को पूरे वर्ष समान रूप से चलाना। सीसी जब लागू रहेगा तो सालों भर हम असेसमेंट कर रहे हैं, तो सालों भर शैक्षणिक उद्देश्यों के अनुसार पढ़ाई कराएंगे नियमित रूप से और उसके बाद उनका असेसमेंट करेंगे। किसी बच्चे को फिसड्डी घोषित ना करना। ग्रेड दे रहे हैं भैया, वो 1 2 3 रैंक नहीं दे रहे हैं, ग्रेड दे रहे हैं। व्यक्ति निष्ठता को वस्तुनिष्ठता में बदलना, नकारात्मक टिप्पणियों से बचना, अंकों के स्थान पर ग्रेड देना, परिणामों को सुधार हेतु मार्गदर्शन बनाना और बच्चों की तुलना को हतोत्साहित करना। क्या कह सकते हैं कि मूल्यांकन क्या है? अभिन्न अंग है शिक्षण प्रक्रिया का। यह परीक्षा ही नहीं है बल्कि सुधार, निर्देशन और विकास का माध्यम है। और जो सीसीई है इसने क्या बनाया? शिक्षा को अधिक मानवीय, समग्र और विद्यार्थी केंद्रित। अगर असल में सीसी लागू हो ना तो वास्तव में बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। बट सीसी पैटर्न को लागू कर देने से नहीं होता, उस अनुरूप संसाधनों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो यह प्रभावी नहीं हो पाएगा।